हेलो एंड वेलकम टू द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस। देखिए आज डेट है 29 मई। तो चलिए देखते हैं आज के पेपर में क्या है डिस्कस करने के लिए। तो देखिए पहली बात ये बताई जा रही है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कह दिया है कि जो माइग्रेंट्स हैं उनको भी पे नहीं करना पड़ेगा घरों को जाने के लिए। जैसा कि हम देख रहे थे कि बहुत सारी न्यूज़ आ रही थी जिसमें माइग्रेंट्स को पे करने की बात की जा रही थी। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो माइग्रेंट्स हैं उनको पे नहीं करना पड़ेगा, तो वो सुरक्षित घरों पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये एक बात अभी आ रही है सामने निकल कर। देखिए, स्टेट्स टू शेयर कॉस्ट ऑफ द ट्रेन बसेस ट्रैवल, रेलवे टू प्रोवाइड ट्रेन एज पर द स्टेट रिक्वेस्ट। ठीक है, जिस तरीके से स्टेट रिक्वेस्ट करेगी उस तरीके से रेलवे जो है उतनी ट्रेन लागू करेगी उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए। और जो कॉस्ट है वो पर्टिकुलर दोनों स्टेट हैं वो शेयर करेंगे आपस में। और यहाँ देखिए जो चाइना के लेकर न्यूज़ आ रही है, जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि लद्दाख वाले रीजन में किस तरीके से वहाँ पर दोनों ही देशों के बीच में मुठभेड़ चालू हो गई थी, जो इंडियन आर्मी है और जो चाइनीज़ आर्मी है उनके बीच में। तो अभी वहाँ पर सैटेलाइट इमेजेस की मदद से देखा गया है कि कुछ आर्मर और आर्टिलरी लाए गए हैं, मतलब वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के भी काम चल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक अभी खबर निकल कर आ रही है। तो हमने देखा था कि इस तरीके से जो लद्दाख वाला रीजन है, अगर हम मैप देखें तो ये जम्मू कश्मीर का हो गया, ये अक्साई चीन वाला रीजन हो गया, और ये हो गया लद्दाख वाला रीजन। तो ये जो ईस्टर्न लद्दाख है, यहाँ पर जो पेंगोंग लेक है और यहाँ पे जो गलवन वैली है, यहाँ पर किस तरीके से दोनों ही ग्रुप के बीच में मुठभेड़ चालू थी। और अभी दोनों ही जो देशों के आर्मीज़ हैं वो लोग ने आपस में बायलेटरली बात की है और चीज़ों को शांत करने के ऊपर बात कर रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी आगे किस तरीके से दोनों के बीच में रिलेशन रहते हैं। अब देखिए आगे क्या बात की जा रही है। अब यहाँ देखिए, यहाँ बताया जा रहा है कि जो कोविड के केसेस हैं उसमें जो 5% है उससे कम है जो क्रिटिकल केसेस हैं। तो ये एक थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि सिल्वर लाइनिंग बताई जा रही है कि केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं लेकिन जो पॉजिटिव और क्रिटिकल केसेस हैं वो थोड़े से कम ही परसेंटेज में हैं। तो ये एक थोड़ी सी सिल्वर लाइनिंग बताई गई है। और यहाँ देखिए जो हम बात कर रहे थे कि लद्दाख वाले रीजन में जो भारत और चाइना के बीच में मुठभेड़ है, तो वहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रोड बन रही है, इसका नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो कौन सी रोड है? दरबक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड। ठीक है, DSDBO, ठीक है, दरबक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड। ठीक है, तो इसके ही किनारे जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो उसको लेके इशू चल रहा है कि जो एलएसी है, आप लोग एलएसी की जो कह सकते हो रूल्स हैं उसको ब्रेक कर रहे हो, और चाइना कह रहा है कि इंडिया वाले इधर आ रहे हैं और इंडिया कह रहा है कि चाइना वाले इधर आ रहे हैं। तो ये इशू वहाँ पर फैला हुआ है अभी। तो देखने वाली बात होगी कैसे सॉल्व होता है और क्या सोल्यूशन निकल कर आता है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या न्यूज़ आई है। देखिए ये टिड्डियों का अटैक जो देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो लोकस्ट अटैक आ रहा है। लोकस्ट क्या है? जो टिड्डी है, जो कि आप कह सकते हो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला रीजन है। ठीक है, मैप में दिखाता हूँ हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो ये देखिए ये हो गया हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये हॉर्न जैसा बना हुआ है इसलिए इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। और भारत से कंपेयर करेंगे तो देखिए ये हो गया हमारा प्यारा भारत, और अगर इससे आप वेस्ट की तरफ जाएंगे तो ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, तो इसके किनारे कौन से स्टेट हैं? आप कह सकते हो कंट्रीज़ है, इथोपिया है, यहाँ पर केनिया है। ठीक है, तो ये सब कंट्रीज़ इससे लगी हुई हैं। और इसको हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। ये सोमालिया है, ठीक है, और ये जो एरिट्रेरिया है, ठीक है, तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जिस जो हॉर्न ऑफ एरिया में आती है। ये देखिए यहाँ पर जिबूटी भी है। तो ये सब कंट्रीज़ के भी नाम आप याद रख सकते हैं क्योंकि पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री कहाँ पड़ती है। तो ये टिड्डी जो हैं लोकस्ट हैं वो एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर उनको अगर जिस तरीके से सूटेबल कंडीशन मिलती है, मतलब कि थोड़ा सा वहाँ पे ब्रीडिंग कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी सी वेजिटेशन होनी चाहिए जिसके ऊपर वो खा पी सकें। ठीक है, देखिए उनके लिए ड्राई डेजर्ट बहुत सही होता है जब उनको आप कह सकते हो स्टार्टिंग में, लेकिन जब वो ग्रो करने लगते हैं तब उनके लिए वेजिटेशन वाली फील्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो फिर खाने के लिए वो वेजिटेशन वाले इलाकों की तरफ मूव करने लगते हैं। और अभी देखिए हर जगह ही जो है, अभी हमारा खरीफ सीज़न आने वाला है तो खरीफ सीज़न के लिए डिस्ट्रक्टिव साबित हो सकते हैं। फिर ये क्या करते हैं, उड़ते हुए यमन ओमन की तरफ जाते हैं, ओमान की तरफ जाते हैं, सऊदी अरेबिया, ये सब रीजन क्रॉस करते हुए। ठीक है, फिर ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला रीजन है, ये इसको क्रॉस करते हुए फिर भारत में जो ये वेस्टर्न बेल्ट है, जो पंजाब है, राजस्थान है, ठीक है, ये सब रीजन को क्रॉस करते हुए भारत में प्रवेश कर जाते हैं। और जितनी हरियाली उनको मिलती है उस तरीके से वो अंदर तरफ जाते रहते हैं। तो ये सिचुएशन है अभी जो लोकस्ट फैले हुए हैं उनकी। तो यहाँ पर अभी बोला जा रहा है कि जो विंड डायरेक्शन है वो अभी अनुकूल नहीं है, क्योंकि ये जो लोकस्ट है ये किस तरीके से उड़ते हैं, ये विंड के डायरेक्शन में ही उड़ते हैं। ये विंड के अगेंस्ट में उड़ना मतलब इनके आप कह सकते हो कि नेचर नहीं है। ये कम मेहनत करते हैं और जो विंड की डायरेक्शन है उसी के साथ उड़ना पसंद करते हैं ताकि कम मेहनत लगे। तो अभी जो विंड डायरेक्शन है वो अपोजिट चल रहा है, तो फार्मर्स को
बेनिफिट मिल रहा है कि ये उनकी तरफ इतनी नहीं आ पा रही है। तो ये बताया गया है अभी, जो लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन निगरानी रखती है कि लोकस्ट का किस तरीके से चीज़ें चल रही है लोकस्ट के बारे में, ठीक है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो न्यू दिल्ली में है, इसका हेडक्वार्टर और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आता है। ये चीज़ें याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। अब देखिए यहाँ पर इसका सलूशन बताया जा रहा है कि सलूशन क्या हो सकता है इसका। तो हमें इसका एकमात्र सलूशन ये है कि पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करना होगा। तो पेस्टिसाइड्स के कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं, जैसे कि मेलाथिनोइन 50%, ठीक है। फिर ये भी मेलाथोनिन 50%, WP। फिर ये क्लोरोपायरियोफोस 20%, फिर ये क्लोरोपायरियोफिस 50%। तो ये कुछ जो आप कह सकते हो कि पेस्टिसाइड से, इसकी ड्रोन की मदद से या जो प्लेन जेट्स होते हैं उनकी मदद से, जब इनके ऊपर रात के समय जब ये रेस्ट करते हैं तब इनके ऊपर अगर छिड़काव किया जाए तो हो सकता है इनकी क्वांटिटी में थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिले। अब यहाँ देखिए सब माइग्रेंट्स हैं, किस तरीके से ये ग्लूमी पिक्चर में देखने को मिल रही है बहुत दिनों से। और यहाँ देखिए अभी जो ड्राइव चालू की गई है कि जो माइग्रेंट्स को बैक टू दी उनके नेटिव प्लेसेस में लेके जाना है, तो वो हो सकता है अब ख़त्म हो जाए, जैसे यूपी सरकार कह रही है, क्योंकि उन्हें नए रजिस्ट्रेशन देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो जो श्रमिक एक्सप्रेस वगैरह चलाई जा रही थी दोबारा यूपी की तरफ, तो अभी उसमें बंद किया जाएगा हो सकता है जो श्रमिक एक्सप्रेस है। और जो नॉर्मल टिकटिंग सिस्टम है वो तो अभी शुरू ही हो चुका है, और हमने देखा किस तरीके से एयरलाइंस भी 25 में से शुरू हो चुकी हैं। तो ये चीज़ें चल रही हैं अभी जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें। अब देखिए एडिटोरियल पेज में क्या दिया है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए पहला एडिटोरियल आज आया है, ये वाला बात कर रहा है कि जो इशू चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में, उसके बारे में। और ये देखिए ये वाला इशू बात कर रहा है कि किस तरीके से ट्रेन का काफ़ी कनेक्शन है, काफ़ी इंसिडेंट से ट्रेन जुड़ा हुआ है। तो काफ़ी कुछ इसमें एक आप कह सकते हो कि नाटक की तरीके से दिखाया गया, जिसमें हमारे जो फॉर्मर लीडर्स हैं, गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, वो सब हैं। और ठीक है, और ये सब क्या गए, ये सब ऊपर स्वर्ग में गए हैं और नारद मुनि से आप कह सकते हो बातचीत कर रहे हैं। तो वो एक तरीके से काफ़ी कुछ डिस्क्राइब किया गया है, तो इसको भी देखेंगे शॉर्ट में क्या बातें बताई जा रही है। और यहाँ देखिए ये वाला बात बता रहे हैं कि किस तरीके से जो अनसेफ जर्नियाँ देखने को मिल रही हैं और जो माइग्रेंट्स की डिग्निटी है वो काफ़ी आप कह सकते हो कि इनडिग्निटी से वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसके ऊपर यहाँ बात की गई है। और देखिए ये वाला जो आर्टिकल है ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि इसमें जो ऑथर इन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है, जिसमें इनकी अभी एक जो कह सकते हो फेमस टीचर थी जिनकी डेथ हो गई है, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नहीं। और ये वाला आर्टिकल आया है कि किस तरीके से अभी जो कोविड-19 में लोगों का एक न्यू नॉर्मल बन चुका है, जो बिहेवियरल चेंज आया है कि किस तरीके से फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, किस तरीके से हाइजीनिक रहना है। तो फिजिकल डिस्टेंसिंग वाला जो कंसेप्ट है, क्या वो फिल्म लाइन में अप्लाई हो पाएगा, तो उस बारे में बात की गई, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आर्टिकल देखना स्टार्ट करते हैं क्या बातें बताई जा रही है। तो देखिए इस वाले अगर आर्टिकल की हम बात करें, जो स्टैंडिंग इट्स ग्राउंड, ठीक है, इवन एज इट्स repel Beijing's incursion in Ladakh, दिल्ली must guard against being overtaken in the war of narrative। तो अभी हमने देखा है कि किस तरीके से जो यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने क्या कहा है कि वो मीडिएट करने के लिए तैयार हैं दिल्ली और बीजिंग के बीच में। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी ऑफर रखा था, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर इशू हुआ था, तब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो मीडिएशन करके चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। सेम सा प्रोसीजर या फिर सेम सा ऑफर उन्होंने यहाँ पर भी रखा है दिल्ली और बीजिंग के बीच में। तो इससे काफ़ी कुछ बातें निकल कर आ रही हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए बताया जा रहा है कि जो ट्रेड डिस्प्यूट हुआ करता था पहले, अभी वो कोरोना डिस्प्यूट हो चुका है। फिर हमने देखा कि हवाई जो कंपनी है उसको लेके किस तरीके से सिचुएशंस खराब रहती हैं, जैसे यूएसए हवाई के अगेंस्ट में रहता है और बोलता है कि बाकी कंट्रीज़ को भी कि इसको ज़्यादा फैलने का मौका ना दे, क्योंकि ये सारी सारी ही एस्पायोनेज करते हैं, चीज़ों को डाटा चुराते हैं पर्टिकुलर कंट्रीज और चाइना में जाके देते हैं, ठीक है। तो ये इश्यूज हवाई को लेके हुए रहते हैं। फिर हांगकांग में अभी हम देख रहे हैं किस तरीके से प्रोटेस्ट चालू है, क्योंकि चाइना जो है वो हांगकांग के ऊपर आप कह सकते हो काफ़ी डोमिनेट कर रहा है और पूरा कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। देखिए ऑफिशियल्स इन द स्टेट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये सब बातें चल रही हैं। जो यूएसए के ऑफिशियल्स हैं, स्टेट डिपार्टमेंट है, वो काफ़ी अगेंस्ट चाइनीज़ के अगेंस्ट में काफ़ी कुछ उन्होंने क्या कहा है। जैसे कि अभी जो वेल्स हैं उन्होंने क्या कहा था कि लोकेटिंग चाइनीज मसल फ्लेक्सिंग ऑन द डिस्प्यूटेड बॉर्डर, ठीक है, इन द ट्रेंडिंग बीजिंग अग्रेशन इन मैनी एरियाज इंक्लूडिंग साउथ चाइना सी। तो जो वहाँ के अभी एक ऑफिशियल हैं, तो उन्होंने क्या कहा है, जो वेल्स नाम है जिनका, उन्होंने कहा है कि जो चाइना है वो अभी काफ़ी ज़्यादा बाउंड्रीज को लेके जितने भी इश्यूज हैं, जैसे कि साउथ चाइना सी की बात की गई है। साउथ चाइना सी कहाँ है, तो देखिए ये वाला जो रीजन है ये साउथ चाइना सी का रीजन है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी जो
जो चाइना है वो पूरा का पूरा साउथ चाइना सी ही क्लेम करता है, लेकिन जिसमें वियतनाम है ये भी अपने जो टापू हैं उनके ऊपर क्लेम करता है, जो फिलीपींस है वो भी बहुत से टापू के ऊपर क्लेम करता है। ठीक है, देखिए ये पार्टले आइलैंड है, इसके ऊपर कह सकते हो आप विवाद रहता है। फिर ये पैरासेल आइलैंड है, इसके ऊपर विवाद रहता है। तो ये सब आइलैंड के ऊपर विवाद रहता है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर कंट्रीज हैं ये भी अपना हिस्सा मांगती हैं कि पर्टिकुलर जो 200 नॉटिकल माइल तक हर एक कंट्री का स्पेशल आप कह सकते हो कि जोन रहता है, कि वहाँ तक वो जाके कह सकते हो कि आप वहाँ पे वो नेचुरल रिसोर्सेज की डिगिंग करके नेचुरल रिसोर्सेज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो कॉन्टिनेंटल जोन रहता है वहाँ तक का, वो उसको डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, आप कहते हो उसको वायलेट कर रहा है जो चाइना, और पूरा का पूरा साउथ चाइना कहता है मेरा ही है, और वो लाइन बनाता है और कहता है ये 9 डैश लाइन है। ठीक है, 9 डैश लाइन। तो इस तरीके का जो चाइना है वो फ्लैक्सिंग दिखा रहा है कि इस तरीके का वहाँ साउथ चाइना सी में दिखा रहा है। फिर यहाँ देखिए भारत के साथ वो लद्दाख में इशू दिखा रहे हैं, और यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश में तवांग के साथ इशू दिखा रहा है कि तवांग उसका रीजन है। तो इस तरीके से वो अपनी मसल फ्लैक्सिंग दिखा के जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको इस तरीके से दूसरे टेरिटरी में एंक्रोचमेंट करता है। तो ये बात उनके ऑफिशियल्स कह रहे हैं। तो जब भारत और पाकिस्तान के बीच में इशू हुआ था कश्मीर को लेकर, तब जब अमेरिका ने कहा था कि वो मध्यस्थता करने के लिए तैयार है, वो मध्यस्थता करके चीज़ों को सॉल्व कराएगा, तो चाइना भी कह रहा था वो भी यूएसए की मदद करेगा। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसा चल रहा है कि भारत और चाइना के बीच में ही जो इशू चल रहा है उसको लेकर अभी अमेरिका सामने आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, जो अमेरिका जो है वो एक सुपर पावर है, ठीक है, लेकिन अभी चाइना जो है वो खुद को सुपर पावर समझता है कि वो अमेरिका को पीछे छोड़ के सुपर पावर बन जाएगा। लेकिन ये वाले जो इंसिडेंट अभी हो रहा है, जिस तरीके से चाइना को दिखाने की कोशिश की जा रही है यूएसए के द्वारा कि यूएसए आएगा और इंडिया की लेवल पे चाइना को कंसीडर कर रहा है, तो चाइना का मानना है कि चाइना को कम कंसीडर किया जा रहा है, क्योंकि 1990 तक दोनों ही भारत और चाइना एक सेम लेवल पे थे। लेकिन 1990 के बाद चाइना ने काफ़ी एक्सपोनेंशियली ग्रो किया और वो यूएसए के बराबर करने की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर यूएसए मध्यस्थता करता है और इंडिया और चाइना के बीच में आके, तो चाइना को इंडिया के लेवल पे मापा जाएगा, ऐसी बात बताई जा रही है। तो इससे जो यूएसए का वर्ल्ड में डोमिनेंसी है एज ए सुपर पावर, वो निकल के आएगा और चाइना पछड़ जाएगा। तो चाइना इससे भी इससे भी सतर्क है, और जो यूएसए है वो इसका भी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज चल रही हैं कि किस तरीके से अपना अपना बेनिफिट यूएसए और चाइना सोच रहे हैं, और देखने वाली बात होगी अब किस तरीके से सोल्यूशन निकल के आता है। क्योंकि अभी तो इंडिया ने भी कहा है कि इंडिया बायलैटरली चीज़ों को सॉल्व कर लेगा। यहाँ पर इंडिया के पास मौका ये था कि जिस तरीके से इंडिया ने काफ़ी दफ़ा, जैसे कि कश्मीर की बात हो गई, तो कश्मीर का इशू लेके इंडिया ने इंटरनेशनली इशू बनाया उसका, और पाकिस्तान के अगेंस्ट में सबको जो टेररिज्म पाकिस्तान फैलाता है उसके अगेंस्ट में काफ़ी कंट्रीज थी। ठीक है, तो वही मौका चाइना के साथ करने का भी था कि चाइना के अगेंस्ट में ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट चाइना करता है उस सेम लेवल को हम इंटरनेशनल इशू बनाएं, और सभी लोगों के जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं उनके उनके पॉइंट्स देखने की कोशिश करें कि कौन सी कंट्रीज़ इनके अगेंस्ट में बोलती है। तो फिर एक अच्छा मौका था कि हम चाइना को आइसोलेट कर सकते थे, और एक इंडियन पावर है वो काफ़ी अच्छे नज़र से देखी जाती थी वर्ल्ड वाइड में। ठीक है, तो एक इंडियन वॉइस को काफ़ी इंपॉर्टेंस मिलती थी। लेकिन अभी इंडिया ने भी दूसरा रास्ता अपनाया और बायलैटरली टॉक करने का बात कह रहा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम में। अब देखिए यहाँ पे अनसेफ जर्नी की बात की जा रही है। एज कोर्ट हैज़ अंडरलाइन सेफ्टी डिग्निटी ऑफ द माइग्रेंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट एंड रेलवेज। ठीक है, कि कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि जो सेफ्टी और डिग्निटी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट एंड रेलवे की है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हमने बहुत सारी इमेजेस देखी थी। यहाँ पर देखिए मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के इंसिडेंट की बात की जा रही है कि इस तरीके से वहाँ पे एक वीडियो भी वायरल हुआ है कि एक लेडी की डेड बॉडी किस तरीके से पड़ी हुई है, और उसका जो छोटा सा बच्चा है वो उसके साथ खेल रहा है। तो एक काफ़ी आप कह सकते हो कि दर्दनाक इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे हैं आज के टाइम में। ऐसी अलग अलग पिक्चर्स देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर बोला गया जो माइग्रेंट्स के इश्यूज़ हैं उसके ऊपर काफ़ी सोचने की ज़रूरत है, और इनको डिग्निटी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी इनडिग्निटी के साथ हम देख रहे हैं उनको खाना भी दिया जा रहा है, और बहुत बहुत जगह तो खाना भी नहीं मिल रहा है। जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की बात की गई थी तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का तो पूरा वायलेशन हुआ है, क्योंकि जो पैसेंजर्स थे वो काफ़ी क्लोज क्लोज बैठे हुए थे। ठीक है, तो वो भी चीज़ें सब पिक्चर बाहर से खाली अच्छी दिखाई जा रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ काफ़ी ख़राब है एक्चुअल में। ठीक है, तो वो सारी बातें बताई गई हैं। अब देखिए ये वाला जो आर्टिकल है ये कह रहे हैं कि जो ट्रेन्स है इसको लेके काफ़ी चीज़ें लिंक हैं। ठीक है, तो इसमें काफ़ी ड्रामेटिक तरीके से चीज़ों को बताया गया है कि किस तरीके से अगर जो पूर्व लीडर्स थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू हैं, मोहनदास करमचंद गांधी हैं,
फिर कस्तूरबा गांधी है, फिर भीमराव अंबेडकर हैं। ये सब जो लीडर्स थे, देखिए मोहम्मद अली जिन्ना है, सरोजनी नायडू है, ठीक है, भीमसेन जोशी हैं, और देखिए हंसा मेहता, मोहनदास, भीमराव, फिर वल्लभ भाई पटेल, फिर जयप्रकाश नारायण, फिर जो नारद मुनि है, दीनदयाल हैं। तो इन सब के बीच में कन्वर्जेशन चल रहा है कि किस तरीके से ट्रेन का काफ़ी लिंक है पहले से भी। जैसे कि ट्रेन की इंसिडेंट की बात करें तो गांधी जी को जिस तरीके से ट्रेन से फेंका गया था और उसके बाद उन्हें एक अवेकनिंग मिली थी कि किस तरीके से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है ब्रिटिश के द्वारा, फिर उसके बाद उन्होंने उसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा और उसके अगेंस्ट में उन्होंने लड़ाई शुरू की, ठीक है। तो उस तरीके से लिंक किया गया कि ट्रेन एक वो इंसिडेंट हुआ था कि उससे फिर एक काफ़ी रिवोल्यूशन देखने को मिला। और अभी आज के टाइम में ट्रेन में जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जिस तरीके से बात की गई है कि उस ट्रेन से अभी हमने देखा था जो औरंगाबाद वाला इंसिडेंट हुआ था, जो 15-16 जो माइग्रेंट्स थे उनकी डेथ हो गई थी, वो एक इंसिडेंट लिंक किया गया है। और अभी जो स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही जिसमें उसमें कंडीशंस कितनी ख़राब है, वो एक इंसिडेंट बताया जा रहा है। फिर जो मुजफ्फरपुर और रेलवे स्टेशन वाला जो प्लेटफॉर्म वाला सीन है, ठीक है, तो वो सब चीज़ें बताई गई हैं। तो इसमें आप कह सकते हो कि फ़नी तरीके से दर्शाया गया है। और यहाँ पर देखिए एक किताब का भी नाम आया है, हिंद स्वराज, जो गांधी जी की किताब है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब हो जाती है, कई बार डायरेक्ट नाम आ जाता है कि हिंद स्वराज किसकी किताब है, ठीक है, तो ये गांधी जी की किताब है। वैसे इसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट जानने लायक नहीं था, बस बेसिक डिस्कशन किया गया है कि ट्रेन का किस तरीके से वेरियस वेरियस इंसिडेंट से लिंक था। तो अगर कुछ इंपॉर्टेंट होता तो हम डिटेल में इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए, ये आर्टिकल बात कर रहा है कि ड्राइंग क्लोजर इन द क्राइसिस, द पेंडेमिक इज कैलोसल, ठीक है, बहुत ही बड़ा पेंडेमिक है, चैलेंज बट इट मे बी क्रिएट अपॉर्चुनिटी टू डीपन इंडियाज एंगेजमेंट विद अफ्रीका, कि अफ्रीका के साथ किस तरीके से भारत के ताल्लुकात और बेहतर हो सकते हैं इस पेंडेमिक के टाइम पे, ठीक है। तो अभी देखिए बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो अफ्रीका की तरफ मूव कर रही हैं, ठीक है, अफ्रीका के साथ बायलैटरल रिलेशन अच्छे करने की ओर बढ़ रही हैं। उसमें से अभी भारत को भी मौका है। तो अभी देखिए बताया जा रहा है कि जो अफ्रीका डे अभी 25 मई को सेलिब्रेट किया गया है, इसी दिन अफ्रीकन यूनियन बना था, ठीक है, जो अफ्रीकन यूनियन है 25 मई को इसका डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो वही बात बताई गई है कि किस तरीके से भारत को अभी देखना है कि हमें अफ्रीका के साथ किस तरीके से अच्छे रिलेशन लेके चलने हैं और हम हमारा दोनों का आप कह सकते हो कि एक बेटर डेवलपमेंट हो सके। तो देखते हैं क्या क्या रिलेशन है भारत और अफ्रीका के बीच में। तो देखिए जो अफ्रीकन यूनियन है उसमें 54 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, तो टोटल 54 कंट्रीज़ हैं अफ्रीकन यूनियन में। और वहाँ पर एक काफ़ी कह सकते हो कि ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एनर्जी, माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, इन सब चीज़ों के डेवलपमेंट के लिए इन सब चीज़ों में काफ़ी स्कोप है वहाँ पर। और चाइना भी काफ़ी वहाँ पर अपना मूव दिखा रहा है, अपना आप कह सकते हो कि उसका भी काफ़ी झुकाव है अफ्रीका की तरफ। तो चाइना का एंगेजमेंट अफ्रीका के साथ काफ़ी अच्छा है, वो काफ़ी ज़्यादा एनुअल ट्रेड उसका अगर 2019 की बात करें तो 208 बिलियन डॉलर का था, और इन्वेस्टमेंट उसने 200 बिलियन डॉलर का किया हुआ है। तो इस तरीके से, और उसने काफ़ी देखिए जो तंजानिया जाम्बिया रेलवे लाइन है ये बनवाई है, और फिर जो अडिस अबाबा, जिबूटी, मोम्बासा, नैरोबी, ठीक है, ये सब जो चीज़ें हैं वो उसने काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर देखिए ईस्ट अफ्रीका मास्टर रेलवे प्लान, इन सब चीज़ों पे चाइना काम कर रहा है। तो चाइना भी काफ़ी तरीके से वहाँ पर इन्वॉल्व है। फिर चाइना अफ्रीका कॉरपोरेशन, ठीक है, ये भी ऐसी फोरम भी वहाँ होते रहते हैं जिनके ऊपर चाइना और अफ्रीका मिलकर बात करते हैं कि वहाँ पे और क्या क्या प्लान्स आगे लेके चल रहे हैं। तो अब बात की जाए, अगर हम देखें यहाँ पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, देखिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तो काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में। तो देखिए जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसमें चाइना क्या कर रहा है कि पूरे आप कह सकते हो कि अपना जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जो रीच है वेरियस कंट्रीज़ के साथ, उसको इजी करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है स्टेट ऑफ मलक्का के ऊपर। लेकिन अगर ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो जाएगा तो देखिए आप यहाँ जियान वाले प्रोविंस से लेकर वो कितना ज़्यादा अलग अलग कंट्रीज़ में इजीली जा सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पर भी अलग अलग कंट्रीज़ के साथ अगर पोर्ट बना लेगा, ठीक है, तो वहाँ से भी वो इजीली पूरे ही वर्ल्ड में अपनी रीच पहुँचा सकता है। तो ये कुछ प्लान है वन बेल्ट वन रोड के तहत चाइना के, ठीक है। तो इसमें जो ये आप कह सकते हो लैंड रूट वाला पोर्शन है इसको सिल्क रोड या इकोनॉमिक बेल्ट भी कहा जाता है, और जो ये सी रूट वाला रोड है इसको मैरी टाइम सिल्क रोड इनिशिएटिव कहा जाता है, ठीक है। तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। तो देखिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत ये जिबूटी, केनिया, इन सब चीज़ों में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट यहाँ पर भी पोर्ट बना रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पर अभी 1 बिलियन डॉलर के आसपास उसने कुछ खर्चा किया है। देखिए 1 बिलियन
डॉलर के आसपास उसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में इन्वेस्ट किया है। तो इस तरीके से काफ़ी चीन इन्वॉल्व है। तो अभी भारत और वहाँ का जो हेल्थ सेक्टर है उसके उसके ऊपर भी काफ़ी डिप्लोमेसी है, क्योंकि अफ्रीका जो है काफ़ी, आप कह सकते हो कि अंडर डेवलप्ड है, काफ़ी डेवलपिंग की ओर बढ़ रहा है। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्कोप है कि वहाँ पर डेवलपमेंट किया जा सके। तो जो नेशन अंदर ज़्यादा उसमें, आप कह सकते हो, आगे रहेगा, फिर उसको ही बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो इसमें अभी लेकिन अभी चाइना के अगेंस्ट एक बात ये बताई जा रही है कि जैसा कि चाइना जो है वहाँ पर जो गुंगजुआन गुआंगजाऊ वाला प्रोविंस है, ठीक है, वहाँ पर अफ्रीकन के अगेंस्ट में जो, आप कह सकते हो, डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला है। और फिर जो चाइना है उसने अभी जो पूरे वर्ल्ड में पीपीई वगैरह के अगेंस्ट में जिस तरीके से उसके प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी फेल हुए हैं, तो उसके अगेंस्ट क्रिटिसिज्म देखने को मिला है। तो इमेज थोड़ी सी ख़राब होती चली जा रही है चाइना की, ठीक है। तो इमेज ख़राब है, लेकिन उसको वहाँ पर एंट्री करना है और भारत के पास मौका है कि भारत को भी वहाँ जाना है। और अलग अलग कंट्रीज, जैसे कि देखिए जापान की बात बताई गई, जापान ने भी 7th टोक्यो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर अफ्रीकन डेवलपमेंट होल्ड किया था अगस्त 2019 में। मतलब जापान भी वहाँ इंटरेस्टेड है और भारत और जापान तो मिलकर वहाँ काम करना चाहते हैं। और रशिया देखिए, रशिया ने फर्स्ट एवर रशिया अफ्रीका समिट लास्ट ईयर समिट किया। फिर ब्राज़ील, ब्राज़ील जो होम है सबसे ज़्यादा, जो अफ्रीका के लोग कहाँ जाते हैं, ब्राज़ील में जाते हैं। लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द पीपल अफ्रीकन डिसेंट आउटसाइड अफ्रीका, ठीक है। वो भी यहाँ पर चीज़ों को डेवलप करना चाहता है, यहाँ पर इंटरेस्टेड है। फिर क्यूबा हैज सेंड मेडिकल टीम टू हेल्प अफ्रीका, ठीक है, क्यूबा भी दिखा रहे हैं। अब देखिए लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर जो मोदी हैं उन्होंने रीडिफाइन किया था इंडियन रिलेशन विद द अफ्रीका, ठीक है, इंडियन अफ्रीकन ट्रेड रीच, ठीक है, इंडियन अफ्रीका का जो दोनों का ट्रेड है वो कितना कितना पहुंच गया था, देखिए, रीच टिल $62 बिलियन इन 2018 कंपेयर टू $39 बिलियन जो 2009-10 में था, ठीक है। तो डबल डबल हो गया हमारा, काफ़ी अच्छे तरीके से हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आफ्टर साउथ एशिया, अफ्रीका इज सेकंड लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ द इंडियन ओवरसी असिस्टेंट, ठीक है, जो ओवरसी असिस्टेंट देते हैं इंडिया की तरफ से, साउथ एशिया के बाद सीधा अफ्रीका को ही सेकंड नंबर पे मिलता है, ठीक है। तो हम लाइन ऑफ क्रेडिट वगैरह देते रहते हैं, जैसे कि $10 बिलियन का दिया गया है। तो इस तरीके से काफ़ी इंडिया भी वहाँ पर हेल्प करता रहता है। इंडिया अफ्रीका फोरम की बात की जा रही है जो 2015 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो ऐसे फोरम्स भी हैं जिसमें हम अफ्रीका के साथ किस तरीके से डील करनी है उन सब का बारे में बात की गई है। अब यहाँ देखिए 6,000 इंडियन सोल्जर्स वहाँ पर जो यूएन पीस कीपिंग मिशन है, ठीक है, वहाँ पर इन 5 कॉन्फ्लिक्ट जोन इन दी अफ्रीका, बायलैटरल कोऑपरेशन, सोलर एनर्जी डेवलपमेंट में, क्योंकि अफ्रीका जो है वो भी वहाँ पर भी काफ़ी, आप कह सकते हो कि 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ दोनों के बीच में पड़ता है काफ़ी रीजन। तो वहाँ पे भी काफ़ी सोलार प्लस इलाका है, वो सोलार एनर्जी काफ़ी वहाँ पर अवेलेबल है। तो काफ़ी स्कोप है सोलार एनर्जी डेवलपमेंट का। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए काम किया जा रहा है, साइबर सिक्योरिटी के लिए काम, मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिजास्टर रिलीफ, काउंटर टेररिज्म, मिलिट्री ट्रेनिंग, सारी ही चीज़ों में स्कोप है, सारी ही चीज़ों में काम किया जा रहा है, ठीक है। और फर्स्ट एवर इंडिया अफ्रीका डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव इन दी फरवरी में अभी देखने को मिला था दिस ईयर, ठीक है, ऑन दी मार्जिन ऑफ द डिफेंस एक्सपो 2020। डिफेंस एक्सपो 2020 जब हमने लखनऊ में कराया था इस साल, 2020 कहाँ हुआ है, लखनऊ में हुआ है, तब हमने अफ्रीका और इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री कॉन्क्लेव भी की थी, ठीक है, फरवरी में। अब देखिए इंडिया और अफ्रीका के बीच में ये भी एक पॉइंट आप याद रख सकते हो कि इंडियन स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो इंडियन प्रोवाइड 50,000 स्कॉलरशिप टू दी अफ्रीकन स्टूडेंट, क्योंकि अफ्रीका के बहुत से विद्यार्थी भारत में आके पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो उनको स्कॉलरशिप दी जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आए और उनको यहाँ पर एक मॉनिटरी सपोर्ट मिल सके और वो यहाँ पर एजुकेशन ले सके। तो इस तरीके से रिलेशन बेटर हो सकेंगे। अब देखिए और एक बात बताई जा रही है कि 4th इंडिया अफ्रीका फोरम समिट इन सितंबर दिस ईयर। तो इस तरीके से काफ़ी फोरम हो रहे हैं और हमारी इरादा है कि किस तरीके से एक बेटर रिलेशन बनाया जा सके और एक अच्छा वहाँ पर हम कह सकते हैं बायलैटरल रिलेशन लेके चलें। अब यहाँ देखिए पीएम मोदी हैज़ टेलीफोनिक टॉक विद द प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा ऑफ साउथ अफ्रीका विच इज़ द करंट चेयरपर्सन ऑफ द अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, सिरिल रामाफोसा, ठीक है, और वही चेयरपर्सन भी है अफ्रीकन यूनियन के अभी करंटली। तो उनके साथ बातचीत की और अलग अलग कंट्रीज हैं, युगांडा है, इथोपिया है, इनके साथ भी बात की है पीएम साहब ने और जो हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब उन्होंने, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। अब देखिए बताया जा रहा है जो आरोग्य सेतु ऐप है, ई ग्राम स्वराज अभी जो पंचायती डे के दिन जो 24 आप कह सकते हो तारीख को लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो अभी देखने वाली बात हुई कि इसका सेम पैटर्न अफ्रीका में किस तरीके से भारत प्रोवाइड कर सकता है कि वो भी इन चीज़ों के, इन टेक्नोलॉजी के तर्ज पर अपने इलाकों में इम्प्रूवमेंट ला सकें, ठीक है। ई विद्यार्थी जो टेली एजुकेशन आप कह सकते हो कि सर्विस या प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ऐसे ही सेम इंडिया इंडिया अफ्रीका वर्चुअल यूनिवर्सिटी बनाने की बात की जा रही है ताकि एजुकेशन भी वर्चुअली प्रोवाइड किया जा सके वहाँ पर, ठीक है। और लोकस्ट की बात की गई, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका से लोकस्ट निकलता है और फिर सभी तरफ फैलता
फैलता है, ठीक है, उसके ऊपर किस तरीके से हमें काम करना है उसके ऊपर भी बात की गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं, किस तरीके से फार्मास्यूटिकल सेक्टर की भी बात की गई है, क्योंकि इंडिया का फार्मा सेक्टर काफ़ी अच्छा है, तो इंडिया वहाँ पे अफ्रीकन इलाकों में काफ़ी फार्मा सेक्टर में भी हेल्प करवा सकता है और वहाँ पर चीज़ें डेवलप करवा सकता है, ठीक है। तो पेंडेमिक इज़ ए कोलोसल चैलेंज, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज तो है ही, लेकिन इट में प्रोवाइड क्रिएट फ्रेश अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द इंडिया अफ्रीका क्लोजर टुगेदर, ठीक है। तो ये एक बात बताई जा रही है। और देखिए कॉड प्लस की बात की गई है कि इट इज़ अ टाइम फॉर कॉड प्लस इन विच यूएस, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। कॉड क्या है? कॉड में यूएसए है, इंडिया है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया, ये कॉड है। और कॉड प्लस में दूसरी दूसरी कंट्रीज भी आ रही हैं, जैसे रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, वियतनाम है, न्यूजीलैंड है, इसराइल है, ब्राज़ील है। इन सब कंट्रीज़ का भी एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ एंड प्रपोज कोऑपरेशन विद दी सिलेक्ट अफ्रीकन कंट्रीज़, ठीक है, जो इंडियन ओशियन के किनारे हैं, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज़ के साथ मिलकर भी एक अच्छा रिलेशन बनाया जा सकता है, और इंडिया और जापान तो मिलकर काम करना चाहते ही हैं अफ्रीका में। तो ये सारी चीज़ें अभी किस तरीके से अफ्रीका के साथ बेटर रिलेशन लेके चलना है। तो ये हो गया ये वाला आर्टिकल। अब देखिए दूसरा आर्टिकल, योर लॉर्डशिप, ये किस बारे में बात कर रहे हैं? तो ये बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम दी सीनियर मेंबर ऑफ द बार और माइग्रेंट क्राइसिस की। एक मेंबर है सुप्रीम कोर्ट बार बार के, ठीक है, वहाँ पे जो बार होते हैं उनके एक उसका आप कह सकते हो काफ़ी सीनियर मेंबर है। उन्होंने कहा है किस तरीके से चीज़ों को कि जो भी चीज़ें चल रही हैं और जो इतने सारे जो माइग्रेंट्स हैं उनको उतना डिफ़िकल्ट टाइम देखने को मिल रहा है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को और जो कोर्ट्स हैं, जो जुडिशरी, उन्होंने अपना अच्छा रोल निभाया नहीं है। काफ़ी थोड़ा क्रिटिसिज्म वाला आर्टिकल है। और जैसा हमने देखा था बीच में भी एक सुप्रीम कोर्ट का कमेंट आया था कि कोई माइग्रेंट अगर जा रहा है तो हम उसे कैसे रोक सकते हैं, ऐसे संवेदनशील आप कह सकते हो कि स्टेटमेंट दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन बहुत सारी जो राज्य की हाई कोर्ट्स थी, जैसे कर्नाटका हाई कोर्ट है, उसने किस तरीके से सरकार से जवाब मांगा था कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की बनती है कि वो उनको माइग्रेंट्स को सही तरीके से घरों तक पहुंचाएं, ठीक है। तो उसमें वही बात बताई गई किस तरीके से जुडिशरी फेल हुआ है जो माइग्रेंट्स हैं उनको डिग्निटी से घर पहुंचाने की तरफ, ठीक है। अब देखिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की बात की गई है, जिसके बारे में हमने काफ़ी बार बात कर चुके हैं, ठीक है, किस तरीके से उसमें हालात हैं और कैसे उसको चालू किया गया था ताकि भेजा जा सके। अब देखिए यहाँ पे एक केस की बात की गई है, अलख आलोक श्रीवास्तव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट कंसीडर द स्टेटस रिपोर्ट फिल्ड बाय द लर्नर सॉलिसिटर जनरल, ठीक है, इनके द्वारा फाइल की गई थी रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया विच रिफर्ड टू द गवर्नमेंट सर्कुलर डेटेड मार्च 29, ठीक है, prohibiting the movement and transportation of the migrant labor and a direction to shift them to a relief shelter। जिस तरीके से जब मार्च 29 को सर्कुलर सरकार के द्वारा लागू किया गया था कि जो आप कह सकते हो कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा था कि जो माइग्रेंट्स मूव कर रहे हैं उनको मूवमेंट मना कर दिया जाए और कहीं जाने न दिया जाए और उनके लिए शेल्टर और खाने का प्रबंध किया जाए। इस तरीके की एडवाइजरी 29 मार्च को लागू की गई थी जब स्टार्टिंग था, आप कह सकते हो लॉकडाउन फेज के इनिशियल डेज चल रहे थे। लेकिन अब देखिए आगे बात की गई है कि मई 15 को, अभी रिसेंट बात करेंगे मई 15 की, तो 3 जज की बेंच बैठी है। सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया एन एप्लीकेशन सीकिंग इमीडिएट डायरेक्शन टू ऑल द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डायरेक्शन देने की बात की जा रही थी कि आइडेंटिफाई करें माइग्रेंट वर्कर को हु आर वॉकिंग ऑन द रोड, प्रोवाइड देम विद द अप्रोप्रिएट फूड, शेल्टर फैसिलिटी, खाना दें, शेल्टर फैसिलिटी, रहने की जगह प्रोवाइड करें, फैसिलिटेट द ट्रेवल बैक टू देयर होम फ्री ऑफ कॉस्ट, और उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें घरों की तरफ पहुंचाया जाए। तो ऐसा भी एक अभी स्टेटमेंट कैंसिल कर दिया गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी डिसमिस कर दिया जो एप्लीकेशन फाइल की गई थी। तो इस तरीके के संवेदनशील स्टेप्स लिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और यहाँ आर्टिकल 142 की बात की गई है। आर्टिकल 142 क्या है? तो ये पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को काफ़ी कि वो अपने, आप कह सकते हो कि जो जुडिशियरी उससे भी निकल कर सुओ मोटो काफ़ी कुछ काम कर सकता है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी पावर मिलती है सुप्रीम कोर्ट को कि वो काफ़ी मेजर स्टेप्स ले सकता है, ठीक है। और इसमें बोला गया है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अपना जो मोटो है या तो धर्मोत्सव जया उसको फुलफिल करने में फेल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे संवेदनशीलता बताई गई है सुप्रीम कोर्ट की। तो एक क्रिटिसिज्म वाला आर्टिकल था वो। और यहाँ पे देखिए हेल्थ सेक्टर की बात की गई है कि इट इज़ अ रैम्प अप एज इट इज़ रैम्प अप पब्लिक हेल्थ केयर, इंडिया मस्ट गिव मोर रूम टू प्राइवेट सेक्टर, कि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को और बढ़ावा देने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत में आप कह सकते हो कि मेडिकल या फिर हेल्थ इंफ्रा उतना अच्छा है नहीं, और जो WHO के रिकमेंडेशन उससे काफ़ी कम डॉक्टर हैं, डॉक्टर्स की भी संख्या कम है। तो किस तरीके से आपको जो प्राइवेट है उनको भी बढ़ावा देना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर भी आएँ और भारत में जो मेडिकल और हेल्थ इंफ्रा है वो काफ़ी डेवलप करें। तो इसमें देखिए बात बताई गई है, कुछ इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो कि डाटाज भी हैं और आंकड़े भी जिनको आप याद रख सकते हो और आंसर राइटिंग में हेल्पफुल होंगे वो। देखिए इंडिया हैज़ डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो वेल बिलो द लेवल रिकमेंडेड, ठीक है, जो WHO रिकमेंड करता है। भारत में क्या है
कि हर 1445 लोग पे एक डॉक्टर है, लेकिन WHO क्या रिकमेंड करता है 1000 पे एक डॉक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी कमी देखी जा रही है। तो बहुत सारे डॉक्टर की डेफिशिएंसी है, कमी है। तो देखिए ओनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल डॉक्टर को देखेंगे तो एक एलोपैथी गवर्नमेंट डॉक्टर के ऊपर 10,900, आप कह सकते हो 11,000 लोग हैं। ठीक है, तो इतने लोग हैं। और बोला कितना गया है कि 1000 पे एक डॉक्टर, और आप देख रहे हो कि 10 टाइम्स है कि पब्लिक ज़्यादा, यानी 10 गुना लोड है डॉक्टर के ऊपर। ये डाटा बताया है नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस का डाटा है ये। ठीक है, और देखिए शॉर्टेज ऑफ 6 लाख डॉक्टर है भारत में, 20 लाख नर्सेस की शॉर्टेज है, और भी जो मेडिकल स्टाफ होते हैं उनकी शॉर्टेज है, यानी मेडिकल फील्ड में काफ़ी ज़्यादा कमी है। तो अभी आप कह सकते हो कि प्राइवेट सेक्टर को आप कह सकते हो कि इंसेंटिव दें, उन्हें बढ़ावा दें कि वो भी आके इसमें, आप कह सकते हो कि इस जो सेमी प्राइवेट है या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मिलकर ही इंफ्रा को डेवलप करें, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन दिखाएं। ठीक है, और बोला गया है कि अगर इंडिया चाहता है कि जो WHO का रिकमेंडेशन है कि कितना 1000 के ऊपर एक, आप कह सकते हो कि 1000 पेशेंट के ऊपर एक डॉक्टर लाने के लिए, तो कितने हमें डॉक्टर की कमी है? 2.07 मिलियन। ठीक है, 1 मिलियन होते हैं 10 लाख, तो इतने सारे डॉक्टर्स की कमी है। 2030 तक हमें अगर इतने डॉक्टर ले आएंगे तब जाके हम फुलफिल कर पाएंगे जो WHO का प्रोसीजर है, या कह सकते हो कि बेंचमार्क है। अब यहाँ देखिए FDI सेक्टर की बात की, FDI लाने की बात की जा रही कि हो सकता है हम FDI भी खोल दें हेल्थ सेक्टर में, कि बाहर से FDIs आएँ और हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट करें ताकि यहाँ का हेल्थ सेक्टर अच्छा हो सके। ठीक है, तो ये सब बातें बताई गई किस तरीके से ये अपॉर्चुनिटी, जब हमने देखा कि हेल्थ सेक्टर कितना मार खा गया और हम उतने रेडी नहीं थे, जब इतना बड़ा डिजास्टर देखने को मिला है, पेंडेमिक देखने को मिला है, तो आपको हेल्थ को काफ़ी इंप्रूव करने की ज़रूरत है। अब यहाँ देखिए एक डिमाइस देखने को मिला है हमें। ठीक है, ये कौन है? MP वीरेंद्र कुमार। ठीक है, ये कौन थे? वेटरन सोशलिस्ट लीडर थे, तो अभी इनका निधन हो गया है। अब यहाँ देखिए चाइनीज बिल्डअप विल बी मैच सेज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड मेंबर। ठीक है, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड है, ठीक है, इनके मेंबरों ने कहा है कि जिस तरीके से चाइना लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख के बॉर्डर के उस तरफ कंस्ट्रक्शन कर रहा है, भारत भी अपने और कंस्ट्रक्शन करके उनके साथ मैचअप कर लेगा, और अगर फ्यूचर में कुछ होता है तो भारत भी काफ़ी सक्षम है उनके साथ। आप कह सकते हो कि शोल्डर टू शोल्डर खड़ा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भारत कुछ कम है उनसे। अब देखिए डे आफ्टर ट्रम्प ऑफर इंडिया सेज एंगेज विद द चाइना फॉर पीसफुल सोल्यूशन। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया कि जो ट्रम्प है उन्होंने अभी ऑफर दिया है कि वो दोनों के बीच में किस तरीके से समझौता करा सकते हैं, तो भारत ने कहा है कि वो पीसफुली चाइना के साथ बात कर रहा है। और अभी हमें ऐसा भारत ने ऑफर ठुकराया नहीं, बस ये कह दिया कि हम बायलैटरली बात कर रहे हैं। और यहाँ देखिए एक और हादसा जो हमने देखा था, पुलवामा अटैक हुआ था 2019 में, जिसमें 40 CRPF जवानों को, आप कह सकते हो कि एक, आप कह सकते हो कि इंसिडेंट देखने को मिला था, ब्लास्ट हो गया था तो जान चली गई थी। ठीक है, तो वैसा ही सेम एक इंसिडेंट अभी होते 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 रह गया, एक सेम कार में IE, ठीक है, आप कह सकते हैं इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस IED था, तो जिसमें क्या होता है, फदाइन फदाइन हमला होता है। फदाइन अटैक किसे कहते हैं? जब एक इंसान बहुत सारे खुद बम बन कर आ रहा हो, जैसे कि इसमें बहुत सारा RDX वगैरह था, तो वो खुद चला के आता और जाके ठोक देता तो पूरा ब्लास्ट हो जाता। जैसा सेम इंसिडेंट हुआ था पुलवामा में, तो वैसे एक इंसिडेंट होते होते अभी बचा लिया गया है, जिस तरीके से पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया गया कि ऐसा इंसिडेंट यहाँ पर हो सकता है। अब देखिए जो इंडिया और चाइना के बीच में इशू चल रहा है, उसमें कौन सी मेजर जगह है नाम जो ध्यान रखने के लिए, तो चार धारचूला से लिपुलेख जो हमने रोड बनाया है, जैसा कि हमने देखा था कि मानसरोवर जाने के लिए हमने इस रोड का कंस्ट्रक्शन किया है, तो इसको लेकर भी वहाँ पर इशू चल रहा है। तो ये वाला एक काफ़ी डिस्प्यूटेड रीजन है। और जो काला पानी, लिपुलेख और लिम्पी यदूरा ये सब रीजन, जैसे कि अगर इंडिया का मैप बताऊं तो सपोज करिए जम्मू कश्मीर हो गया, और ये उत्तराखंड हो गया, और यहाँ से अगर नेपाल हो गया, तो उत्तराखंड का ये जो ट्राई जंक्शन रीजन है, जहाँ पे इंडिया, नेपाल और चाइना ट्राई जंक्शन रीजन, यहाँ पर काला पानी वाला रीजन पड़ता है, और लिपुलेख वगैरह उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, तो ये ही सब रीजन है जहाँ पर डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं अभी फ्यूचर में इंडिया और चाइना का कैसे सोल्यूशन निकल कर आता है। अब यहाँ देखिए गवर्नमेंट वेज यूज़ ऑफ ड्रोन्स, यानी अभी ड्रोन्स का यूज़ किया जाएगा जो लोकस्ट के स्वाम्स हैं उनके ऊपर पेस्टिसाइड का छिड़काव करने के लिए। ठीक है, तो क्योंकि वो दिन में तो उड़ते हैं और वेजिटेशन को खाते हैं, लेकिन रात में आराम करते हैं, तो रात के समय आप पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करके इनके ऊपर
काबू पा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आज बात की जा रही है, फ्रंट पेज में लोकस्ट के बारे में ही बात की गई है कि लोकस्ट कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, क्या सारी चीज़ें उनके बारे में। ओवर दी लास्ट फ्यू डेज स्वार्म ऑफ द डेजर्ट लोकस्ट हैव रीच अर्बन एरिया ऑफ द राजस्थान, राजस्थान में पहुंच गए, एमपी में पहुंच गए, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या बातें ज़्यादा बताई गई हैं। अब देखिए बोला गया रहा है कि जो डेजर्ट लोकस्ट हैं डूइंग इन नॉन डेजर्ट लैंड। ठीक है, तो जो डेजर्ट वाले इलाके में इनका एक्चुअल रहना होता है, लेकिन अभी ये हमारे जैसे नॉन डेजर्ट लैंड में कैसे आ रहे हैं। तो देखिए इसका पहले साइंटिफिक नाम याद रख लीजिए, साइंटिफिक नाम है इसका सिस्टोसेर्सा ग्रिगेरिया। ठीक है, सिस्टोसेर्सा ग्रिगेरिया ये डेजर्ट लोकस्ट का नाम है। तो लिव एंड ब्रीड इन सेमी एरिड और डेजर्ट रीजन में ये रहते हैं। फॉर लेइंग एग्स दे रिक्वायर बेयर ग्राउंड। ठीक है, अंडे देने के लिए इनको डेजर्ट वाले इलाकों की ज़रूरत होती है, विच रेयरली फाउंड इन दी एरिया विच विद डेंस वेजिटेशन। तो डेंस वेजिटेशन में ये ब्रीड नहीं, अंडे वगैरह नहीं दे सकते हैं, तो तब ये डेजर्ट वाले रीजन में रहते हैं। लेकिन जब बाकी टाइम पे जब ये ग्रो करने लगते हैं तब इनको ग्रीनर वेजिटेशन चाहिए रहता है, जब ये हॉपर की स्टेज में होते हैं, यानी कि अंडे से निकलने के बाद और पंख निकलने से पहले, इस बीच में सपोज समझ रहे हैं आप, इस बीच में ये हॉपर वाली स्टेज में रहते हैं, तब इनको खाना खाने के लिए काफ़ी ज़्यादा वेजिटेशन की ज़रूरत होती है, तो तब ये वेजिटेशन वाले इलाकों में इनको आना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बताया, जो सॉलिटरी फेज है, सॉलिटरी फेज मतलब जो अकेले या एक दो लोग रहते हैं तब, और इनटू ग्रिगेरियस फेज यानी बहुत ज़्यादा लोग एक साथ आ जाते हैं। ठीक है, तब ये स्वॉर्म्स में बन जाते हैं। एक स्वॉर्म में कितने लोग हो सकते हैं, 40 से 80 मिलियन अडल्ट एक स्वॉर्म। ठीक है, इन 1 स्क्वायर किलोमीटर। तो एक स्वॉर्म बनाने में इतने सारे लोग, जब ये लोग एक साथ इतने सारे लोग आते हैं तब ज़्यादा असली दिक्कत देखने को मिलती है। और ये लोग एक दिन में 150 किलोमीटर ट्रैवल कर लेते हैं। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं ये लोग आराम से। और जो इथोपिया, सोमालिया, एरिटेरिया वाला रीजन है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जैसे मैंने आपको पहले मैप में दिखाया, ठीक है, वो वहाँ रीजन से ये लोग स्टार्ट किए थे अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, रीजन नोन एज हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और जो वहाँ पे इनका काफ़ी आप कह सकते हो स्टार्ट होता है। और फिर जो अदर ब्रीडिंग रीजन्स हैं जैसे कि यमन है, ओमान है, ठीक है, सदर्न ईरान है, जैसा कि फिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले इलाके में आते हैं, खैबर पख्तूनख्वा वाले प्रोविंस में आते हैं। तो जैसा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, ये सारे इलाके में होते हुए फिर ये भारत में एंट्री करते हैं, और जो हमारी वेस्टर्न बेल्ट है वहाँ पर काफ़ी दिक्कत देखने को मिलती है। अब देखिए बात बताई जा रही है, जुलाई अक्टूबर नॉर्मल टाइम में आते हैं ये यूजुअली, लेकिन अभी अर्ली कैसे आ गए हैं, पहले कैसे आ गए हैं। तो देखिए क्योंकि बहुत सारे कंडीशन हैं, इनको क्या कंडीशन मैटर कर रहा है, ये महीना थोड़ी देखेंगे कि जुलाई आ गया तो चलो, इनको ये देखते हैं कि कंडीशन सूटेबल है तो बस मूवमेंट हो गई। और कंडीशन इनके लिए क्या है कि मॉइस्टी कंडीशन होनी चाहिए, मतलब वहाँ पर पानी हो थोड़ा सा, ताकि वेजिटेशन वगैरह हो, मतलब ना ज़्यादा ड्राई हो ना ज़्यादा वेट हो। ठीक है, इस तरीके का। तो थोड़ा बहुत ह्यूमिड लाइक हो कि वह बारिश हुई हो अच्छी खासी, और एक दलदली इलाका बना हो जहाँ पर ठीक ठाक मॉइस्चर भी हो और वेजिटेशन भी हो। तो उस तरीके का इलाका बन चुका है बहुत जगह, क्योंकि जो हमने देखा साइक्लोनिक जब चीज़ें आती हैं, साइक्लोन्स आते हैं, जैसे साइक्लोन मैकोनू की बात की गई है, लुबान की बात की गई है, जिसने ओमान और यमन में अटैक किया था, ठीक है, 2018 में। तो तब से चीज़ें वहाँ पर काफ़ी इनकी कंडीशन इनके लिए काफ़ी फेवरेबल हुई थी, इसलिए ये अब जल्दी मूव करने लगे हैं। ठीक है, और अभी हमारे यहाँ पे भी मूव कर रहे हैं, बट वाई दी फर्दर ईस्टवर्ड मूवमेंट। अब देखिए जैसा कि बात बताई जा रही कि भारत है सपोज करिए, तो इसमें और अंदर ईस्ट की तरफ क्यों जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आते तो चलिए यहाँ तक खा के चले जाएं, तो अंदर की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी उतनी वेजिटेशन ही नहीं है, क्योंकि राबी का फसल हमने कट कर लिया है। और जो खरीफ है, खरीफ तो अभी बोया ही नहीं गया है, तो उतना भी फसल है नहीं यहाँ पर। तो वो क्या कर रहे हैं, और ग्रीनरी की तलाश में अंदर जा सकते हैं। ठीक है, ये बात बताई जा रही है, क्योंकि उन्हें तो आप कह सकते हैं वेजिटेशन से मतलब है ना। और देखिए और इनके लिए एक पॉजिटिव चीज़ क्या हो जाएगी, अगर वेस्टर्ली जब जैसे कि जब मानसून आएगा स्टार्टिंग में जून जुलाई में, तब क्या होगा, तब इस तरीके से विंड चलेगी यहाँ से। ठीक है, तब यहाँ पर जब विंड आएगी फिर पहाड़ों से टकराएगी, तब बारिश होगी। तो अगर इस तरफ विंड रही तब इनके लिए फेवरेबल हो जाएगा, और ये और इस तरीके से चले जाएंगे। लेकिन जब अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये वाला टाइम आएगा, ठीक है, तब क्या होगा, जुलाई अगस्त सितंबर के बाद में थोड़ा जब इस तरीके से वापस इस तरफ आप कह सकते हो वेस्ट की तरफ विंड चलेगी, तब ये वापस दोबारा जाने लगेंगे। और अभी जो एम्फन आया है, एम्फन साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में, उसकी वजह से भी काफ़ी पानी आ गया है, काफ़ी आप कह सकते हो मॉइस्टी कंडीशन हो गया है, तो ये ईस्ट की तरफ भी जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है व्हाट डैमेज हैव दे कॉज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी कोई डैमेज ज़्यादा हुआ नहीं है, क्योंकि अभी क्रॉप्स ही खड़ी नहीं है। हाउ कैन दिस पेस्ट बी कंट्रोल, तो कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए पेस्टिसाइड का छिड़काव करना होगा, जिसमें नाम आता है लैम्डासाइहेलोथ्रीन, क्या लैम्डासाइहेलोथ्रीन,
साइहेलोथ्रीन, और ये डेल्टा मेथ्रीन, फिप्रोनिल, क्लोरोप्रायोसिन, प्रायोफॉस, मेलाथियोन, मेलाथियोन हमने अभी उस ऊपर वाले आर्टिकल में भी देखा था, और ये क्लोरोफायरियोफॉस ये भी देखा था। ठीक है, तो ये सब कुछ केमिकल के नाम है, एक आध याद रख सकते हैं, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ये सब वैसे बैन थे, लेकिन अभी कंडीशन ही ऐसा है कि लोकस्ट के ऊपर स्प्रे करने के लिए इनको यूज़ किया जाएगा। फिर हिस्ट्री वगैरह की बात की गई है यहाँ पर, ये तो दूसरा आर्टिकल है। ठीक है, ये भी लोकस्ट से रिलेटेड आर्टिकल। अब देखिए यहाँ पर एक अच्छा मैप आया है, तो इसमें आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये आते हैं। देखिए, ये हो गया अपना भारत। ठीक है, ये भारत हो गया अपना, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो गया। ठीक है, सोमालिया वाला रीजन, और ये इथोपिया वाला रीजन। ठीक है, तो ये सब सारे रीजन है यहाँ पर, और ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका से किस तरीके से उठते हैं, और ये यमन और ओमान वाला रीजन है। ठीक है, यहाँ से जाते हुए, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, फिर ये पाकिस्तान वाला बलूचिस्तान वाला रीजन है, यहाँ से होते हुए फिर ये भारत में पंजाब, राजस्थान, ये सब इलाके हैं यहाँ पर घुस जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये इनका रास्ता है। अब देखिए, ये वाला आर्टिकल बात कर रहे हैं जॉइंट फ्लाइट फाइट बाय इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर द ईयर, और इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने काफ़ी टाइम मिलकर इसके ऊपर बातचीत की, काफ़ी टाइम, जैसा हमारे रिलेशन देखिए बहुत टाइम ख़राब रहते हैं इंडिया और पाकिस्तान के, लेकिन